नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज नया भाग शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है संधि। और उसका भाग 1 के बारे में आज हम संधि के सामान्य परिचय पढ़ेंगे और कुछ एक संधि को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि के बारे में जानते हैं। संधि क्या है, किस प्रकार हमको संधि को पढ़ना है। ठीक, तो पहली बात, संधि के बारे में जो प्रश्न आता है कि इस संधि को दोनों तरीके से हम संधि को लिख सकते हैं। ठीक है, संधि के दोनों ही रूप यह सही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये रूप सही है, कि ये रूप सही है, तो दोनों, ये भी रूप सही है और यह भी रूप सही है। दोनों रूप सही हैं, क्यों? क्योंकि दोनों रूप सही होने के पीछे का कारण है कि इस पर एक व्यंजन संधि का नियम लगता है। वो अभी मैं आपको इस नियम को बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं संधि का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, इस तरीके को हम इसको बारे में जानते हैं। जो संधि है वो सम धन धी के योग से बनी है। सम धन धी के योग से बनने के कारण इसको संधि कहा गया है। और संधि का यदि संधि विच्छेद करोगे इस शब्द का तो सम धन धी बनता है। ठीक है, जो कि व्यंजन संधि है, जिसमें कि क्या होगी, व्यंजन संधि होती है। संधि विच्छेद में जो रूप बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आगे इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जुड़ाव या फिर समझौता। दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जुड़ाव या दो वर्णों का क्या, समझौता, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जो इसका शाब्दिक अर्थ है समझौता, ऐसा ही काम ये अब आगे को करने वाली है। और संधि शब्द का विलोम शब्द यदि कभी आपसे पूछे तब आप कहेंगे विग्रह या फिर विच्छेद। विग्रह भी बोलते हैं संधि के विलोम को, विच्छेद भी बोलते हैं। यदि कहीं विच्छेद न हो, विग्रह हो, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा, विग्रह भी सही आंसर है। विग्रह को सिर्फ समास में नहीं लिया जाना चाहिए। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है, ये समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, और संधि कहाँ होती है, संधि के लिए हमारे पास दो पद होने चाहिए। और जो संधि में दो पद होंगे, जैसे देखिए संधि में दो पद होने चाहिए। दो पद कैसे, आप देखिए, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। तो इस जो प्रथम पद ये वाला है इसका अंतिम वर्ण और जो द्वितीय पद है इसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच ही क्या होगी, संधि होती है। ठीक है, तो संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के बीच होती है, जैसा कि ऊपर आप लिखा भी देख पा रहे हैं। तो दो पद होते हैं संधि के लिए, ये जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप संधि विच्छेद करते हो तो उसमें दो पद हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि इसको आप उदाहरण से समझना चाहो, जैसे हिमालय का संधि विच्छेद आपने किया, हिम धन आलय किया, तो एक पद हिम हो गया, दूसरा पद आलय हो गया, तो इन दोनों के बीच संधि होगी। हिम यानी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या बच रहा है, मौ में अ शेष है, अ बच रहा है, और यहाँ आ है तो अ धन आ बराबर आ, यानी इसमें जो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसमें इस तरीके से संधि होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो संधि दोनों तरीके से हम लिख रहे थे, इन दोनों तरीके में व्यंजन संधि का एक नियम लगता है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि वो क्या नियम है। देखिएगा उस नियम को, वो क्या बोल रहा है, देखिए, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर रहित म हो और सामने क से म तक का कोई भी वर्ण हो तो हम हलंत म के स्थान पर अनुस्वार लिख सकते हैं। और यदि अनुस्वार नहीं लगाना हो तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम वर्ण लिख दिया जाता है। ये नियम व्यंजन संधि का है, जो संधि को आपको क्या करा रहा होता है, स्पष्ट करा रहा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा संधि सम धन धी के योग से बना है। आपने देखा सम, ठीक है, सम धन धी। अब नियम भी क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर रहित म हो, इसको आप स्वर रहित म देख पा रहे होंगे, और सामने क से लेकर के म तक का कोई वर्ण हो, बिल्कुल क से म तक का कोई वर्ण दिख रहा है आपको, धी ध है, ध जो कि त वर्ग का है, तो हम इस अनुस्वार हलंत म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहें तो सामने जो वर्ण होगा उसके वर्ग का, मतलब सामने वर्ण क्या है, ध, ये किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का, ये देख रहे हैं आप, वर्ग का अंतिम वर्ण लिख दिया जाता है। तो ये किस वर्ग का है, त वर्ग का है, और त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है,
त थ द ध नौ, तो नौ भी इसमें लिखा जाता है। ये नियम है, इसको जैसे हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे उस वक्त आपका यह स्पष्ट कराएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अभी सिर्फ संधि को आप समझते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। 3 संधियां हैं हिंदी व्याकरण में, ये जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले थोड़ा ले लेते हैं ये तीनों संधियां कैसे होती हैं, देखिएगा। जब दोनों पदों के दोनों तरफ स्वर हो, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी स्वर हो, तो तब संधि कहलाई जाएगी स्वर संधि। और जब प्लस के एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन हो, तब संधि हो जाएगी व्यंजन। यदि एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर हो, तब भी संधि हो जाएगी व्यंजन। यदि दोनों तरफ व्यंजन है, दोनों पद व्यंजन हैं, तब भी संधि होगी व्यंजन। और यदि प्रथम पद विसर्ग है और दूसरा स्वर है, तब संधि बदल करके विसर्ग संधि हो जाती है। और यदि पहला पद विसर्ग और दूसरा व्यंजन है, तब भी संधि विसर्ग ही होगी। और दूसरा पद का प्रथम वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि 2 पद चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, और यहाँ विसर्ग की बात आए तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा यही विसर्ग होगा। द्वितीय पद के प्रथम में कभी भी विसर्ग नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे आपने लिखा नमः, लिखा नमः के यहाँ पर क्या आते हैं विसर्ग। जो ये नमः लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा गया, ऐसे लिखते हैं। यदि मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, देखिएगा, यदि मैंने इसको लिखना चाहा कैसे, न मह, और विसर्ग यहाँ नहीं लगते कभी भी प्रथम में, इसलिए विसर्गों को पहले नहीं रखा गया है, बाद में। यानी द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कभी भी विसर्ग नहीं होगा, ये जरा ध्यान दीजिए। तो संधियाँ इस तरीके से आपके पास 3 प्रकार से संधियाँ थी। यदि स्वर और स्वर का मेल होता तो स्वर संधि, यदि स्वर और व्यंजन का मेल होता तो व्यंजन संधि, यदि पहला पद व्यंजन दूसरा स्वर है तब भी व्यंजन संधि, यदि दोनों पद व्यंजन है तब भी व्यंजन तो होगी ही, यदि पहला पद विसर्ग है और दूसरा स्वर है तब आप करोगे विसर्ग संधि, और यदि पहला विसर्ग है और दूसरा व्यंजन है तब आप करोगे विसर्ग संधि। पहला पद भी विसर्ग, दूसरा पद भी विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग शब्दों के अंत में लगते हैं, शब्दों से पहले नहीं लगते, यह आप अच्छे से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे इसके बारे में, स्वर संधि की। स्वर संधि क्या है, ठीक है। देखिए, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाती है। अभी आपने बात की कि स्वर के साथ स्वर का योग होगा, और उस योग होने से जो बदलाव होगा वही क्या होगा, स्वर संधि। और हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद हैं, या 5 प्रकार हैं, भेद कहें या प्रकार कहें एक ही बात है। तो स्वर संधि में हिंदी में कितनी संधियां हैं, 5 प्रकार की संधि होती है। जबकि आप संस्कृत साहित्य में देखोगे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि के साथ भेद भी साध हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्वर अपने साथ साथ शेष रहे अन्य स्वरों के साथ भी योग करता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। अभी बताऊंगा ये कैसे करता है, ठीक है। और जो स्वर संधि का एक क्रम है, उसी क्रम से आपको स्वर संधि रखना। पहले नंबर में आती है दीर्घ संधि, दूसरे में आती है गुण संधि, तीसरे में आती है वृद्धि संधि, चौथे में आती है यण संधि, और पांचवें में आती है अयादि संधि। यही क्रम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कहा स्वर संधि के भेद बताओ तो कहीं से भी शुरू कर देते हैं हम लोग, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, ऐसे याद कर नहीं, क्रम से याद रखिएगा। क्रम, पहला क्रम दीर्घ संधि, दूसरा गुण, पहले दीर्घ ही होगा फिर गुण होगा, गुण के बाद वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद यण होगा, यण के बाद अयादि संधि होती है। ये क्रम है संधि का, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें पहला दीर्घ संधि की। एक संधि को आपको अच्छे से समझ लेना है। दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। अब दीर्घ स्वर, लघु स्वर आपने पढ़ रखे हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो कुछ भी यहाँ जो भी होगा, जो भी परिवर्तन यहाँ होगा, जो भी बदलाव यहाँ होगा, वो हमेशा दीर्घ में होने वाला है, ठीक है। यदि समान स्वरों का योग होगा तो वह दीर्घ हो जाता है। समान स्वरों का योग होगा तो दीर्घ हो जाता है का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ यदि यहाँ अ है और अ के साथ किसका योग हो रहा है, फिर पुनः अ का हो रहा है, तो ये किस में बदल जाना है इन्होंने, दीर्घ क्या हो जाएगा। अ तो लघु स्वर है और आ क्या है, दीर्घ स्वर है, तो इसने किस में बदल जाना है, आ में। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। आगे देखिए, नियम क्या कहता है दीर्घ संधि का। यदि अ आ के बाद पुनः अ आ,
ई के बाद पुनः ई, ऊ के बाद पुनः ऊ आता है तो परिवर्तन इस प्रकार होगा। किस प्रकार परिवर्तन होगा देखिए, आ दोनों आ में बदल जाएंगे, ई दोनों बड़ी ई में बदल जाएंगे, ऊ और ऊ दोनों बड़े ऊ में बदल जाता है, यानी ये परिवर्तन हो जाता है। अगर दीर्घ संधि पहचाननी हो तो इसके जो पहचान होगी दीर्घ संधि की, वो दीर्घ संधि की पहचान क्या है, आ बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ होगा। कुछ भी परिवर्तन किस में हो रहा है, दीर्घ में हो रहा है, ठीक है। यदि आ के बाद फिर पुनः आ आता है, समान स्वर हो जाएंगे तो परिवर्तन आ में हो जाएगा। ई के बाद यदि पुनः ई आता है तो परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। ऊ के बाद पुनः ऊ आता है तो परिवर्तन बड़े ऊ में हो रहा है, यानी कुछ भी होगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ यानी बड़ा हो जाना, ठीक है। अब इसके उदाहरणों से आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा। अ धन अ, पहला पद अ हो, यदि दोनों अ हो तब भी आ ही होगा। यदि पहला पद आ और दूसरा आ हो तब भी आ होगा। यदि पहला आ दूसरा अ हो तब भी आ होगा। और यदि दोनों आ हैं तब भी परिवर्तन किस में होगा, आ में ही होगा। अब देखिए आगे, जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है, हिम धन आलय होता, परिवर्तन इसमें हमेशा आ में होगा। इसका एक उदाहरण हिमालय आपको देखने को मिल रहा है। यदि पहला पद लघु ई और दूसरा पद भी लघु ई हो तो परिवर्तन दीर्घ ई में हो रहा है। पहला लघु ई दूसरा दीर्घ ई है तब भी परिवर्तन दीर्घ में। पहला दीर्घ ई दूसरा लघु ई तब भी परिवर्तन दीर्घ ई में, यानी दोनों दीर्घ ई हैं तब भी परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ ई में होगा। समान स्वरों के योग से ही ये क्या होता है, दीर्घ होता है। इसका यदि आप उदाहरण देखना चाहो तो कवींद्र है। ऐसा ही ऊ के साथ होगा, दोनों पद ऊ की भी सेम वही प्रक्रिया चलेगी। और इसका भी उदाहरण आप देखिए भानुदय। अब एक उदाहरण को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। अब हिमालय, एक शब्द को अच्छे से तोड़ना सिखा रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से आप अन्य शब्दों को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय, आप जानते हैं। अब एक हुआ कैसे देखिएगा, एक टूटा कैसे। अब इसमें क्या किया गया, जो आपके सामने क्या लिखा था आपने, हिमालय, ठीक है, लिखा जाए हिमालय, ठीक है। अब हिमालय था, इसमें कौन सी संधि है आपको पता है, दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ संधि की पहचान क्या थी, आ थी। इस आ वाली जगह से ही यह टूटा गया है। और पहले इस साइड टूटता है, ठीक है, प्लस से उस साइड के शब्दों को पहले तोड़ो। यहाँ बचा आलय और यहाँ बचा है आपका हिम, ठीक है। ये आपका बन गया हिमधन आलय। इस तरीके से अब इसका टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं मैं, और अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। इसका पहले शाब्दिक विच्छेद, एक होता है संधि विच्छेद और एक होता है शाब्दिक विच्छेद। हिमालय के ठीक बाद जो हिम धन आलय किया गया है ये है संधि विच्छेद, जबकि शाब्दिक विच्छेद में एक एक वर्ण अलग कर दिया जाता है। अगर हिमालय का शाब्दिक विच्छेद किया जाए तो ह हलंत युक्त होगा, धन ई धन म हलंत युक्त, धन आ धन ल धन अ धन य धन अ, ये इसका क्या है, ये सब इसका शाब्दिक विच्छेद किया गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, अब आगे देखिएगा, उदाहरण है हिमालय, और इसको यदि तोड़ना चाहो संधि विच्छेद, इसका क्या बना, हिमधन आलय, ठीक। और इस हिमधन आलय को तोड़ना है अब, ठीक है। यदि हिम मो में से अ अलग किया तो नीचे क्या लगा हुआ देख पा रहे हैं आप। यदि इस मो में से अ को अलग किया तो क्या मो में लग गया हलंत, यानी मो स्वर रहित हो गया। और आगे क्या बचा, दो पद है ना हमारे पास, देखिएगा। पहला पद है आपका ये, दूसरा पद है आपका ये। पहला पद आपका हिम था, दूसरा आलय था। हिम में से मौ को क्या किया, अ को अलग निकालो तो मौ में हलंत लग गया, अ अलग हो गया। और आ में से आ को अलग किया, लय अलग हुआ। अब इसी अ धन आ में क्या बनेगी, संधि होगी। अ धन आ बराबर हमेशा आपके पास क्या होता है, आ, देख पा रहे हैं। अ धन आ बराबर हमेशा क्या हो रहा है, आ, ठीक है। इसका परिवर्तन आ के रूप में हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ही बचा, मौ में हलंत लगा था, मौ बचा, और आगे आ बचा, और आगे लय बचा है। अब अ धन आ का आ बन गया है, ठीक है। इस हलंत का मतलब क्या है, देखिए हलंत को उस तरफ लगाने का अर्थ होता है कि जैसे मौ है, मौ में से हलंत यहाँ लगा और यहाँ हमने अ निकाल दिया, ये मौ का शाब्दिक विच्छेद हो गया। हलंत इस तरफ लगाने का मतलब है कि कोई वर्ण यहाँ से इस तरफ को ले जाया गया है, ये समझना।
तभी हमेशा हलंत ऐसे लगता है। ठीक है, जैसे आपने म लिखा हलंत ऐसे लगा, कभी हलंत को ऐसे लगा नहीं देखा होगे, ऐसे नहीं लगता हलंत। जैसे क लिखा, ऐसे नहीं लगता हलंत, क्योंकि हलंत से शब्द उस तरफ गया होता है और जब हम उसको जोड़ेंगे तो फिर वहां से अपनी तरफ को लाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ही म धन आ धन लय, ही का ही हुआ, म में आ की मात्रा लगाओगे तो आ बन जाएगा और लय को वैसे लिखोगे तो पुनः आपको जो शब्द आपका हिमालय था पुनः मिल गया। यानी हिमालय शब्द को इस तरीके से तोड़ना आपको आना चाहिए। देखिए एक बार फिर दिखाते हैं। हिमालय को पहले हमने शाब्दिक विच्छेद किया, इस तरीके से इसका शाब्दिक विच्छेद हुआ, फिर इसका संधि विच्छेद किया, हिमधन आलय, जहाँ पर पहचान चिन्ह थी आ वहीं पर से हमने इसको तोड़ा। फिर हिम म धन आलय, अब हमको दो पद चाहिए थे, दो पद हमारे पास हो गए थे और संधि प्रथम पद के अंतिम मोड़ और द्वितीय पद के प्रथम मोड़ में होती है। तो ही म को हमने स्वर रहित किया, म में से अ निकाल दिया बाहर। ठीक है, म में से अ बाहर निकाला, अ यहाँ रह गया, और लय में से भी आ बाहर निकाला, लय को अलग कर दिया। इस अ और आ को मिला करके क्या होता है, अ धन आ बराबर आ हमारे पास आया। फिर ही म का हलंत युक्त वही रहा और इस दोनों के जगह पर आ का प्रयोग हो गया और लय, इन तीन सभी को जोड़ दिया जाए तो आपके पास हिमालय शब्द बन गया था। तो हिमालय का संधि विच्छेद इस तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से प्रत्येक का संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे कारागार। ठीक है, और एक चीज और, जो शब्द, जो मूल शब्द का अर्थ होगा वही टुकड़ों का भी अर्थ संधि विच्छेद में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। कारागार का मतलब क्या होता है, जेल। कारा का मतलब होता है कठोर और आगार का अर्थ होता है ठहराव स्थल। कठोर ठहराव स्थल हिंदी में कहते हैं कारागार को, ये जरा ध्यान दीजिए। अब हिमालय की तरह इसको भी तोड़िए। पहले इसका शाब्दिक विच्छेद आप कर लिया, क धन आ धन र धन आ धन ग धन आ धन र धन आ, एक एक शब्द को तोड़ दिया गया। फिर कारागार का जो संधि विच्छेद किया, कारा धन आगार बना। ठीक है, और क्योंकि कारागार क्या है, कठोर जगह है, कहीं पर बिल्कुल नियम होते हैं ना, वहाँ कठोर जगह जेल हुई, तो उसी जगह जब तुमने उसके शब्दों को तोड़ा तो उसका भी वही अर्थ निकला। कारा का मतलब कठोर, आगार का मतलब ठहराव स्थल। अब कार धन आ, इस तरीके से देखो, कारा में से रा को अगर हम स्वर रहित करना है तो कार में हलंत लग गया, आ आपका अलग निकल गया, आगार से भी आ आपने अलग निकाल दिया और गार अलग कर दिया। अब इस आ धन आ बराबर क्या बनता है, आपने अभी पढ़ा आ ही होता है। ठीक है, आ धन आ बराबर क्या होता है, आ ही होता है। देखिए आ धन आ बराबर आ, और फिर से इस तरीके से का ही रहा। देखिए का आपका क्या रह रहा है, का। ठीक, और रॉ का हलंत युक्त लग दिया। अब इन दोनों की जगह पर एक ही वर्ण आपके सामने आ गया है आ, और आगे बचा गार। इन सब को जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, देखिए का में रॉ हलंत युक्त है, इस रॉ में अगर आ की मात्रा लगा देंगे भी बनेगा रा, और आगे का गार उसके आगे जोड़ दोगे तो पुनः आपको कारागार शब्द वापस से प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए, चमूर्जा। अब चमूर्जा का अर्थ क्या आता है, पहले तो हमें शाब्दिक अर्थ भी पता होने चाहिए, शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए, तभी हम संधि विच्छेद कर पाएंगे, ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, चमूर्जा का अर्थ होता है सेना की ऊर्जा। क्या होता है, सेना की ऊर्जा। चमू मान्य होता है सेना, ऊर्जा मान्य होता है उसकी शक्ति, यानी सेना की शक्ति इसका अर्थ होता है हिंदी में। बहुत टफ है हिंदी। ठीक है, शाब्दिक विच्छेद इसका भी उसी तरीके से आपने कर दिया। चमूर्जा का संधि विच्छेद क्या, चमुधन ऊर्जा। ठीक है, फिर चमू बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ेगा, म को अगर हमने स्वर रहित किया तो इसका बड़ा ऊ बाहर निकल गया, ऊर्जा में भी जा अलग किया और ऊ अलग निकल गया तो क्या बना, चमूर्जा। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज मत हो, क्या ऊर्जा में तो रॉ पहले आ रहा है, लेकिन रॉ के नियम में अभी आपको पढ़ाऊंगा कि रॉ के एक अलग से नियम पढ़ते हैं व्यंजन संधि में, उस समय ये उदाहरण फिर पुनः आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, ऊ धन ऊ बराबर फिर बना बड़ा ऊ, और फिर च म ऊ जा, और इन शब्दों को सबको जोड़ा तो चमूर्जा। यानी एक शब्द इतने तरीके से आपके सामने जुड़ता है। और जब हमने चमूर्जा का संधि विच्छेद किया तो चमू का मतलब सेना, ऊर्जा का मतलब उत्साह यानी शक्ति, वही अर्थ निकला जो चमूर्जा का मूल अर्थ था। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए, कपीस। कपि माने बंदर, ईश माने स्वामी, बंदर ही हैं जिसके स्वामी, बंदर ही हैं या बंदर हैं जिनके स्वामी, यानी बंदर के जो हैं स्वामी। कपीस
हनुमान का है, ठीक है। कपि माने बंदर, ईश माने स्वामी, बंदर के स्वामी यानी हनुमान। इसको भी अगर शाब्दिक विच्छेद तोड़ोगे तो आपका क धन क हो गया, प में बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर, पी सौ में अ की मात्रा है, सौ, कपीस का शाब्दिक विच्छेद हो गया। और कपीस का अगर संधि विच्छेद करोगे तो कपि धन ईश बन गया आपका, कपि धन ईश, ठीक है। और इसको फिर तोड़ा जाएगा, देखना कप, अब इसको स्वर रहित किया जाएगा यहाँ पर, क प किया, इस प में से ई की मात्रा को हमने बाहर निकाल दिया, तो ई बाहर निकाल के तो ये कपि इस रूप में हो गया। और वैसे ही ईस आपने आगे किया। अब ये इस ई और इस ई के बीच प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का, देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच हमेशा संधि हो रही है। अब देखिए ई धन ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई, ऐसा आपने आपको देख चुके हैं, ऐसा आप देखिए बड़ी ई बना, और कपीस, पुनः अंत में आपको कपीस शब्द दोबारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। अब आपको मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो आपको इसी तरीके से तोड़ते हैं। इस पिछले वाले को आप एक बार और दो बार अच्छे से तरीके से देख लेना, और आपको कुछ उदाहरण आपके गृह कार्य, होमवर्क यानी गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं, या आपको काम करने, जैसे कविंद्र का कवि धन इंद्र बता दे रहा हूँ, अधिक का संधि विच्छेद करना है, अतीव का संधि विच्छेद करना है, अधिकाधिक का क्या होगा, अधिक धन अधिक, अति धन इव, भानु धन उदय, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इन सब को करेगा। नारीश्वर, गीतांजलि, गीता जन अंजलि, ठीक है। ये देखिए रत्नावली, कवितावली, ठीक। और अभयारण्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण, रामायण को अच्छे से ध्यान देना भाई, राम धन अयन भी होता है, रामो धन अन भी होता है, इसमें आयादी संधि का नियम भी लगता है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक। और अन्नाभाव, युवास्थ, ये शब्द ध्यान देना, युवास्थ वाला बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं आएगा आप फिर मुझे कमेंट करके बता देना। वार्तालाप, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये पूछा जाता है। अधीक्षण, ठीक है, ये आपके सूक्ति, गौरीश, ये आपके घर के लिए थोड़ा है, जिनको आप उसी तरीके से एक एक शब्द को तोड़ेंगे, जैसे हिमालय को तोड़ा गया, कपीस को तोड़ा गया, कारागार को तोड़ा गया। और ध्यान रहिएगा, जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद दो पद बनेंगे, और दोनों पदों का वही अर्थ निकलना चाहिए जो मूल का है। जैसे अभयारण्य को आप तोड़ोगे तो अभयारण्य का मतलब होता है भय रहित जंगल, भय रहित जंगल। और इसको तोड़ोगे तो अभय धन अरण्य बनेगा, ठीक है। अभय का मतलब होता है बिना डर के, अरण्य का मतलब हो गया जंगल, फिर भी वही अर्थ निकला, यानी दोनों बार में अर्थ वही निकलना है, तभी संधि विच्छेद माना जाएगा, नहीं तो संधि विच्छेद नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करेगा। और आज आपके लिए एक चीज़, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप इन चीज़ों को मैं एक आशीर्वाद के रूप में, एक शुभकामनाओं के रूप में आपके लिए, कि तमन्ना करते हो आप जिन खुशियों की, वह खुशियाँ आपके कदमों में हो। तमन्ना करते हो आप जिन खुशियों की, वह खुशियाँ आपके कदमों में हो। ईश्वर आपको वह सब हकीकत में दे जो सोचा आपने सपनों में हो। यही आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा, और यही आशा है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।